देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में से एक जेएनयू। प्रशासनिक अफसर हो, राजनेता, अर्थशास्त्री या सैनिक, जेएनयू से पढ़कर निकलने वालों की लिस्ट लंबी है। लेकिन पिछले 2 महीनों में पैदा हुए हालात ने क्या इस संस्थान की प्रतिष्ठा पर कोई फर्क डाला है? 9 फरवरी को अफजल गुरु की मौत पर कैंपस में आयोजित एक कार्यक्रम में लगाए गए नारों ने विश्वविद्यालय की छवि को कितना नुकसान पहुंचाया। एक खबर के मुताबिक जेएनयू में दाखिले की दौड़ में करीब 4.5% की कमी आई है। राजद्रोह के इल्जामों के बीच जेएनयू में एडमिशन चाहने वालों की तादाद में कमी आई है। पिछले साल जहां 2700 सीटों के लिए जेएनयू में 79,000 फॉर्म भरे गए थे, वहीं इस साल ये संख्या घटकर 76,000 हो गई है, यानी 3,000 कम फॉर्म बिके। तो क्या वाकई विवादों के चलते आया है ये बदलाव? ऊपर वाला देख रहा है में यही है हमारा आज का मुद्दा। क्या अफजल गुरु विवाद से जेएनयू की साख पर बट्टा लगा है? हमारे मेहमान हैं अजय कुमार पटनायक, अध्यक्ष जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन, आनंद कुमार, पूर्व प्रोफेसर जेएनयू, अशोक तंवर, अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस, प्रोफेसर जेएस राजपूत, पूर्व निदेशक एनसीईआरटी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, पूर्व प्रोफेसर जेएनयू, पूर्व सदस्य यूपीएससी, राकेश सिन्हा, संघ विचारक, श्रीकांत शर्मा, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी। आपके बगल में बैठे हैं अजय सर, हमारे पास हमारे साइड ठीक चाहिए। आइए आइए। लाल बत्ती वगैरह भी आपके पास रखी हुई है सर? लाल बत्ती अच्छा, ये किस लिए रहती है? अच्छा, इसको प्रेस करने के लिए। हम अभी गुवाहाटी गए थे पिछले हफ्ते। ऐसा क्लियर पोलराइजेशन तो नहीं लग रहा था। ये नाम बड़ा जबरदस्त रखा है इन्होंने, ऊपर वाला। जी हाँ, प्रोफेसर राजपूत सर। अजय पटनायक जी हमारे विदेश नीति विशेषज्ञ भी हैं और अध्यापक संघ के 3री बार अध्यक्ष हुए बने। असल में 2री बार ऐसा हुआ कि फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का था और आपके गुरुवर उसमें शिक्षा मंत्री थे। बैठा जाए आपके पास ही। तो लोगों ने कहा कि तुम रहोगे तो डॉक्टर साहब से बात हो जाएगी, वरना तो बहुत दिक्कत होगी। उसी समय बिरला अंबानी रिपोर्ट आ रही थी। तो बहुत जिम्मेदारी, इसीलिए हम दोबारा बनते हैं, तब तो ये बिरला अंबानी वाला चल पाएगा, वरना तो सब पोलराइज हो जाएगा। आइए। राकेश जी के तो हर शाम 3 घंटा तो टीवी के नाम रहती है। हाँ, 3 घंटा हो जाता है। 3 घंटा हो जाता है ना। आज जो कंट्रोवर्सी आ गई ना, सैफरन फ्लैग वाला, पूरे भाषण का मिस इंटरप्रिटेशन है, इतना ग्रॉस मिस इंटरप्रिटेशन है। आज का मुद्दा, क्या अफजल गुरु विवाद से जेएनयू की साख पर बट्टा लगा है? चर्चा शुरू की जाए। अजय जी, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं जेएनयूटीए के इस समय, मेरे मानना है कि इस विवाद से जेएनयू के ऊपर वैसा कोई असर नहीं पड़ा है। हाँ, जरूर मीडिया में कुछ अवधारणाएं लोगों के बीच में पैदा करने की कोशिश की गई है, बट ग्रेजुअली जैसे देख रहे हैं कोर्ट्स के फैसले भी आ रहे हैं धीरे धीरे। हमारा भी इंक्वायरी रिपोर्ट आ रहा है, इंटरनल इंक्वायरी, जिसमें स्टूडेंट्स के खिलाफ इंडिसिप्लिन का मामला बन रहा है। पर जो नेशनल एंटी नेशनल डिबेट जो बनाया जा रहा था वो नहीं बन पा रहा है जेएनयू के कॉन्टेक्स्ट में। और अब भी हम देख रहे हैं जितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड थे जेएनयू में पढ़ने के लिए, उसी तरह के इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। चाहे फिर से अखबार में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा है
के 79,000 थे, अब 76 हो गए। हमारा मानना है कि अभी भी 25 स्टूडेंट एक सीट के लिए JNU के सीट के लिए कम्पीट करते हैं और JNU में अच्छे से अच्छे विद्यार्थी आते हैं। जो हमारा सोशल कंपोजिशन था वो चेंज हुआ है, जिसके वजह से हमारी जो पॉपुलैरिटी पूरे देश में बहुत ज़्यादा है। वो सोशल कंपोजिशन जो आनंद कुमार जी और हमारे टाइम या पुरुषोत्तम के टाइम में था, जो ज़्यादा थोड़ा इलिटिस्ट था, आज आप देखेंगे समाज के पिछड़े वर्ग के लोग और जो पिछड़े क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में JNU में आ रहे हैं और वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है। जो JNU में 53% वुमेन हैं स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है सर आप सफाई दे रहे हैं कि वहाँ की प्रतिष्ठा को धक्का नहीं लगा है, लेकिन निश्चित रूप से जो गांव के दूर दराज से जो बच्चे जो माँ बाप अपने बच्चों को JNU भेजते हैं पढ़ने के लिए, उनके मन में ज़रूर कुछ ये पैदा हुआ है कि भाई हम अपने बच्चों को अपनी गाड़ी जो कमाई है, क्योंकि मैं गांव से आता हूँ, गांव से जब बच्चा पढ़ने आता है यूनिवर्सिटी में एक सपना लेकर आता है, सपना बच्चे का भी होता है और परिवार के लोगों का भी होता है। लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी के वातावरण को बदलने की कोशिश की गई, वहाँ हम पढ़ने आते हैं और वहाँ जिस व्यक्ति को इस देश के कानून ने फांसी की सजा दी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको फांसी की सजा नहीं दी, हमारे ही देश के कानून ने दी है कि पार्लियामेंट पर अटैक का वो गुनाहगार था। मकबूल भट्ट कौन था? एक आतंकवादी था, उसको हमारे देश के संविधान ने सजा दी। ये अफजल गुरु कौन था? ये एक आतंकवादी था। नहीं, किसी भी एक मिनट यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के कार्यक्रमों को अगर कोई ऑर्गेनाइज करता है, कोई गांधी जी की जयंती तो थी नहीं, कोई जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती नहीं थी, आप उसके अफजल गुरु के शहादत को आप वहां मना रहे हैं, उसको आप हीरो बना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी विचारधारा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि देश का जो नौजवान जो ऐसा है, गांव का JNU में जो बच्चा पढ़ने आता है, मुझे सर आप एडमिशन डाटा देख लेंगे आप। मुझे सर ये बताइए कि आपके JNU में गांव का लड़का कम नहीं होगा। नहीं, कम नहीं होगा, लेकिन एक खौफ जरूर पैदा हुआ है कि आपका कौन सा सिलेबस है जिसमें आप ये कहते हैं कि भारत जी, अब जंग रहेगी। अब मुझे कुछ बोलने की अनुमति नहीं, मैं तो इनसे पूछ रहा हूं कि आप सर मुझे ये बताइए, मेरा इतना आग्रह है कि JNU के कौन से सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग। हाँ, एक मिनट, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। एक मिनट, अब नौजवानों पर एक बहुत अब श्रीकांत जी मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल, बोलिए। देखिए ऐसा है कि हम लोग यहाँ अफजल गुरु की फांसी के औचित्य पर बात नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट वही है। सुनिए, एक कार्यक्रम को लेकर भाई देखिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था या नहीं था? नहीं, आप देखिए, ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, मुझे हुजूर बोलने तो दीजिए, बंदा परवर। आप मुझे बोलने दीजिए, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। नहीं, तो आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि JNU की साख पर असर पड़ा या नहीं पड़ा। किस मुद्दे के कारण? अब मैं आ रहा हूं उस पर। उस विषय के जड़ में आप मुझे बोलने देंगे बंदा परवर या नहीं बोलने देंगे? नहीं, आप बोलिए। तो फिर ऐसे कैसे चले? आप बोलिए, लेकिन आप नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। आप बोलिए, करबद्ध निवेदन है, बोलिए। अरे बोलिए जनाब, मैं तो करबद्ध निवेदन है, बोलिए। लेकिन अफजल गुरु की JNU की साख पर बट्टा लगा या नहीं लगा, शहादत को लेकर जो कार्यक्रम हुआ वहां, अफजल गुरु उसके कार्यक्रम को लेकर क्या यूनिवर्सिटी की साख को बट्टा लगाया कि नहीं लगाया? मुद्दा ये है। आपने 2-3 बातें कही, अब उनका मैं जवाब देता हूं। JNU की साख पर बट्टा लगाने का सुनियोजित प्रयत्न किया गया इस कार्यक्रम के बहाने। सुनते चलिएगा। अब डॉक्टर्ड वीडियो का किस्सा इसी चैनल ने एक्सपोज किया था। जिन लोगों ने वो नारे लगाए उनका आता पता दिल्ली पुलिस को आज तक नहीं है। कुछ लोगों का कहना है एक पॉलिटिकल डील के तहत बजाय उनको गिरफ्तार करने के और उन पर कार्रवाई करने के दूसरे लोगों को फंसाया जा रहा है। मतलब सीधा वो नारे गलत थे, वो नारे गलत थे, इसमें कोई दो मत नहीं। हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट ने जब जमानत देते समय पैराग्राफ 44 में क्या लिखा है साहब? आप डॉक्टर वीडियो को मानते हैं या नहीं मानते हैं? कोर्ट ने डॉक्टर वीडियो का जिक्र हुआ क्या? मैं बात कर रहा हूं, पुलिस ने हाई कोर्ट ने नहीं लगा। मुझे बात कहने दीजिए, तथ्यों पर बात करिए। नहीं, मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। अगर तथ्यों पर बात करेंगे तो चर्चा सार्थक होगी। नहीं, तथ्यों पर बात करेंगे, चर्चा सार्थक होगी। तथ्य ये है एक दूसरे को सुनेंगे तभी बात हो पाएगी। एक दूसरे को सुनेंगे तभी बात हो पाएगी। एक दूसरे को सुनेंगे तभी बात हो पाएगी। मैं यहाँ अगर तथ्यों के अलावा बात करूं तो मुझे टोकिए। आप कई बार अपनी बात कह चुके। प्रोफेसर साहब बैठे हुए, हमने सबसे वरिष्ठ हैं। सर, अगर आप कुछ कहना चाहें प्रोफेसर साहब तो कहें, नहीं तो फिर हम लोग भी बात में हिस्सा नहीं। आनंद जी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। जी आपकी बात आनंद, मुझे देखिए, ऐसा है JNU की साख पर बट्टा लगा या नहीं लगा, प्रश्न ये अफजल गुरु की फांसी को लेकर हुए कार्यक्रम के कारण मेरा निवेदन यह है कि अफजल गुरु की फांसी का कम से कम मैं विरोध नहीं करता, नंबर 1।
वहाँ लगाए गए नारे नितांत आपत्तिजनक हैं। नंबर 2, वो नारे जिन लोगों ने लगाए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई, इसके लिए जिम्मेवार दिल्ली पुलिस है। उस कार्रवाई के ना किए जाने के पीछे ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक सौदेबाजी है। जिन वीडियोज के आधार पर यह सारा तुमार खड़ा किया गया, कुछ चैनल्स ने लगातार कॉन्शसली जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश की, वो वीडियो फर्जी थे, ये स्थापित हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी संस्थान पर लगातार आप आक्रमण करें, उसकी साख को बट्टा लगाने की कोशिश करें, उसको बदनाम करने की कोशिश करें, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो साजिश क्यों हो रही है, कहां से? देखिए पुरुषोत्तम जी, मैं जो कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय का देश में एक स्थान है और हम चाहते हैं वो स्थान बना रहे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इस देश की एक शैक्षणिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है, एक सम्मानित अंग है। लेकिन वो सम्मानित अंग पर, मैं जिसको कहते हैं होल इन दी बकेट, तब हुआ 2 कारणों से हुआ। सिर्फ अफजल गुरु के ही कारण नहीं हुआ। अफजल गुरु की फांसी की सजा में वो बाहर के लोग लगा रहे थे कि अंदर के लोग लगा रहे थे, लगातार एक ऐसी आवाज आई कि जिसे सर्वोच्च न्यायालय आतंकवादी मानता है, देश की सामूहिक चेतना आतंकवादी मानती है, देश के लोग आतंकवादी मानते हैं और उसके प्रमाण है, उनका ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। मानवाधिकार का सवाल उन्हीं के लिए आता है। जब सीआरपीएफ के जवान मारे गए तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तब तो किसी पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप नहीं लगाएंगे, 78 सीआरपीएफ के जवान मारे गए और उनके लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों का एक वर्ग ही जश्न मनाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नेशनलिज्म पर लेक्चर हुआ, बहुत स्वागत योग्य है। उस नेशनलिज्म के लेक्चर में एक प्रोफेसर, देखिए एकेडमिक डिबेट आप अंदर करते हैं, एकेडमिक डिबेट में कह सकते हैं कि राष्ट्र का अस्तित्व हो या ना हो, हम ग्लोबल हैं या राष्ट्र हैं, राष्ट्र की सीमाएं खत्म हो जानी चाहिए, ये सब एकेडमिक डिबेट होना चाहिए। लेकिन जब आप आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल डिबेट के रूप में आप भरे पब्लिक में, जहां मीडिया प्रसारित कर रहा है, कहती हैं, एक प्रोफेसर कहती हैं कि कश्मीर पर भारत इलीगली ऑक्युपाई किए हुए है, और ये संदेश जब पाकिस्तान ने प्रसारित, ये जमाना जो है वो मीडिया और कम्युनिकेशन का है। आपने सही कहा कि जमाना सोशल मीडिया का है, और इसीलिए बट्टा इस बात से भी लगा कि देश के गृह मंत्री ये ट्वीट करते हैं कि इन घटनाओं के पीछे हाफिज सईद का हाथ था, और बाद में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कहते हैं कि ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है, इंटेलिजेंस के लोग कहते हैं ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं। इंटेलिजेंस ने कहा नहीं, तो ये लापरवाही, गृह मंत्री ने नहीं, ये गृह मंत्री ने कहा, गृह मंत्री का ट्वीट, गृह मंत्री आपको सारी जानकारी नहीं दे सकते हैं। नहीं, ये गृह मंत्री का ट्वीट था, नहीं ट्वीट नहीं, गृह मंत्री का ट्वीट था। और अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि हाफिज सईद का हाथ है, भारत सरकार कायम है। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, आप करेक्ट कीजिए अपने। जेएनयू के बहुत से ग्रुप्स का सम्मान बाहर है, नहीं, बहुत से ग्रुप्स की बात छोड़ बाहर दीजिए, है, इस पर्टिकुलर घटना की बात हो रही है। तो गृह मंत्री ने कहां वापस लिया बयान? कौन से ग्रुप्स का संबंध? आप गृह मंत्री से क्या चाहते हैं कि इंटेलिजेंस की फाइल को पब्लिक कर दे? नहीं जी, नहीं, ये नहीं चाहते, लेकिन जिम्मेवारी के साथ बात करें। कौन सा आप में बात ना करें, जिम्मेदारी आप तय कर देंगे गृह मंत्री की, और कौन तय करेगा? आप सरदार पटेल की, राजनाथ सिंह की, प्रधानमंत्री की, तो आप सारी जेएनयू की इमेज तय कर देंगे? क्यों नहीं? आप इंटेलेक्चुअल पुलिसिंग नहीं कर सकते हैं, आप इंटेलेक्चुअल पुलिसिंग नहीं कर सकते, आप इंटेलेक्चुअल एक्सक्लूजन की बात मत कीजिए, आप इंटेलेक्चुअल अनटचेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, आप इंटेलेक्चुअल अनटचेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, आप इंटेलेक्चुअल, अरे मैं सुन रहा हूं, आप आरएसएस को दलित इंटेलेक्चुअल बना के नहीं रख सकते हैं, वो जमाना बीत गया, वो जमाना बीत गया, ये वामपंथी और वामपंथी समर्थक। आपको लगता है कि राजपूत साहब अभी नहीं बोल पा रहे हैं, मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर जो इस समय आक्षेप है वो करीब करीब वैसा ही है जैसा नालंदा पर हमला करते समय बख्तियार खिलजी की फौजों ने किया था। उसकी लाइब्रेरी को जलाया कि इसमें आपत्तिजनक सामग्री है, उसके आचार्यों को मारा और 6 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही। आज भी उसके लिए इतिहास बख्तियार खिलजी को दोषी ठहराता है, नालंदा को नहीं ठहराता। मैं आपसे कहना यही चाहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो परंपरा और प्रतिष्ठा बनी है वो उसके विद्यार्थियों, अध्यापकों, उसके शोध और उसकी मर्यादा से है। वहाँ इम्तहान कराने के लिए पुलिस नहीं लगानी पड़ती, वहाँ पर अध्यापकों के अपॉइंटमेंट में घूस नहीं चलती, वहाँ पर कुलपति के चयन में भी एक पारदर्शिता रखी जाती है, और वहाँ के छात्रसंघ तक के चुनाव में पुलिस और गुंडों का, बाहरी दलों के पैसों का कोई काम नहीं रहता। जब अनुशासनहीनता होती है तो वहाँ पर अनुशासनहीनता के लिए अभी मौजूदा छात्रसंघ के अध्यक्ष, इन पर पिछले साल भर में 1 या 2 बार फाइन लगी है, किसी कारण उन्होंने फाइन चुपचाप दिया है। आरोप यही लगा कि ये आतंकवादियों का गढ़ है जिसमें पाकिस्तान की साझेदारी है। इस आरोप को जिन्होंने लगाया ये आसमान पर थूकने के बराबर हुआ। अब वो थूक उनके चेहरे पर गिरी कि नहीं गिरी, बहस यही चलनी चाहिए। इसलिए इस बहस को अगर मीडिया नहीं चलाता तो अच्छा था। आपका कहना बिल्कुल सही है कि गांव में, कस्बे में मीडिया की एक साख है, अगर 4-6 चैनल
उसके साथ शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर बस्सी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजह बेवजह उस विश्वविद्यालय को कलंकित करते हैं। तो एक तरह से उन्होंने अपने ही परंपरा के एक ऐसे वृक्ष को जड़ से काटने की कोशिश की है जिसमें से सुंदर और सुगंधित ज्ञान फैल रहा था। तो इसलिए उनको अपने कदम को रोकना चाहिए, मीडिया को भी थोड़ा परहेज करना चाहिए। अभी देखिए BHU, इलाहाबाद, हैदराबाद, अलीगढ़, जामिया मिलिया और कुछ हद तक दिल्ली विश्वविद्यालय, इन सब पर जैसे ग्रहदशा चल रही है। मैं एक बात से आपत्ति बस जी। देखिए, आपने खिलजी से जो बात कही, मुझे इसकी अपेक्षा भी नहीं थी। एक डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स में कोई पार्ट्स करता है और डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स को आप डिसअप्रूव कर सकते हैं। किसी ने नहीं कहा कि JNU को बंद कर दो। एक दो किसी के बयान को कोट करके पूरे जिस विचारधारा और पार्टी को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम चाहते हैं JNU सशक्त हो। मैंने पहले भी कहा कि JNU सशक्त हो। JNU में जो परंपरा है वह परंपरा पूरे देश में है। BHU का योगदान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का योगदान आप तो जानते हैं। BHU का योगदान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया का योगदान देश में किसी से भी कम नहीं है। और इसलिए मैं JNU को उन विश्वविद्यालयों के समान ही रखता हूँ। अब वादे वादे जायते तत्वबोधा और नेति नेति हमारा दर्शन है। इसलिए ये अगर JNU में छात्र संघ के अध्यक्ष को पीटा गया और किसी ने नहीं किया तो ये अनुकरणीय है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। JNU की परंपराओं का सम्मान है। लेकिन मैं इतना ही कहता हूं, JNU ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक्सक्लूजन को आगे बढ़ाया है। एक जरूरी सूचना, हमारा आज का मुद्दा है, क्या अफजल गुरु विवाद से JNU की साख पर बट्टा लगा है? हम अपने सम्मानित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। ये पॉलिटिक्स नहीं है। भारत के टुकड़े के नारों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये पॉलिटिक्स नहीं है। सर, कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि कश्मीर में तो ऐसे नारे आम लगते हैं, नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसे नारे आम लगते हैं, उनको भी पकड़ेंगे आप? इसको भी कंडेम करते हैं। और डेंट लग रही है तो JNU ने आत्मचिंतन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी या भारत के समाज को नहीं करने की। और भी दूसरे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे फैकल्टीज़ ने आके जो पब्लिकली बोले, उसका मुझे लगता है थोड़ा असर पड़ा होगा पेरेंट्स को कि अगर इस तरह की शिक्षा दीक्षा JNU में कुछ प्रोफेसर्स दे रहे हैं तो निश्चित ही उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आया होगा। इतने, अगर आप डिस्टर्बेंस की बात करें, इतने डिस्टर्बेंस के बावजूद भी 76,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। लेकिन अगर 2014-15 के डाटा को देखें, आंकड़े को आप देखें, तो उस वक्त सिर्फ 75,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे। उस वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। बिल्कुल साख पे तो पड़ा ही हुआ है। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स जो TU में हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं यार, मुझे एडमिशन नहीं लेना। भैया आप एडमिशन नहीं लेंगे तो कुछ भी हो जाए JNU में, JNU में एडमिशन नहीं लेना है, बाकी जगहों पे ले लेंगे, खराब यूनिवर्सिटी मिल जाए ले लेंगे। बट अगर हम 2014 के डेटा देखें तो, और 2015 में, तो 2014 में कम एडमिशन्स थे और इस बार ज़्यादा है हमारे पास, 2016 के ज़्यादा एडमिशन्स हैं, तो इतना इफेक्ट भी नहीं है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं हमारे। एक जो है, लास्ट के दिन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट था, उस दिन हम लोग लड़ गए एडमिनिस्ट्रेशन से। मतलब एक तो वेबसाइट डाउन रही JNU की लास्ट डेट पर और लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और इतना मतलब हॉस्टाइल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है कि जो डेट है उसको भी एक्सटेंड नहीं किया गया। तो ये सारा हमारा इन लोगों से मतभेद रहा, उसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाए। यूनिवर्सिटी की छवि तो खराब हुई। हमें लगता था JNU एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और वहाँ एजुकेटेड लोग पढ़ते हैं और बहुत अच्छे लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसकी छवि बिल्कुल खराब हुई है। मैं मानती हूँ कि हाँ, JNU की छवि खराब हुई है और ये हम इस चीज़ से भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी इस चीज़ के बारे में आया है कि इस बार जो एडमिशन रेट है उसमें ड्रॉप आया है। मेरी ये जानकारी है कि वहाँ पर कुछ नारे लगे और कहा यह गया कि बाहर के लोगों ने लगाए। अगर बाहर के लोग JNU में आ सकते हैं और ऐसे नारे लगा सकते हैं जो स्वीकार्य नहीं है, तो ये JNU के विद्यार्थियों का, अध्यापकों का कर्तव्य है कि वे भी ये देखें कि ऐसा न हो। क्या ऐसा हुआ है, इस पर हमें बहस करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की बात कही जाती है, वहाँ नारे लगते हैं, झंडे फहराए जाते हैं, सब होता है। क्या JNU का कुछ उत्तरदायित्व नहीं है कि इस स्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि बुद्ध तत्व जो है जिन जगहों से निकलता है उससे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। तो JNU को ये भी देखना चाहिए कि उसकी छवि पर जो आंच आ रही है वो क्यों आ रही है। अंदर बैठकर इस पर विचार कीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि JNU की स्वीकार्यता हर तरफ लोग उसके लिए ताली बजाएं और कहें हाँ JNU हमारा आदर्श है। तो उस तरफ जाकर के अगर हम बहस करें, उन मुद्दों को लें और इस चीज़ों को भूलें कि भाई कहाँ किसकी गलती है, क्या है, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि JNU चर्चा में तो अवश्य आया और JNU की साख पर चर्चा भी देश में हुई है। किसने की है, किसने साजिश की है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि भविष्य में JNU और ऊंचा कैसे उठे। जिस तरीके से प्रहार पिछले दिनों हुआ है
वो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि उसकी साख पर बट्टा लगाने की कोशिश है, जिसको हम सब लोगों को मिलकर के, और हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जो चाहता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छी हो, हमारे यहाँ पूरी स्वतंत्रता के सब साथ बात कर सकें, सबको साथ लेकर चल सके, क्योंकि जेएनयू का कैरेक्टर इस तरीके से है कि पूरा हिंदुस्तान वहां पर आकर के पढ़ सकता है, अपनी बात कह सकता है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक सवाल का डिबेट लेंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह की संस्था, अगर जेएनयू से आपको परहेज है तो उसको डिस्ट्रॉय मत करिए, उसको बर्बाद मत करिए। आज आपकी सरकार है, जैसा राजू जी ने कहा कि 20 संस्थाएं खोलिए, नहीं 30 संस्थाएं खोलिए, लेकिन उसको मत करिए। अपनी विचारधारा आप अगर उसको लेबोरेटरी बना करके चलना चाहते हैं, सब लोग मिलकर के, क्योंकि हम छोटा सवाल सब जेएनयू का हमारा स्टेक पे, क्योंकि हम वहां से पढ़े हैं, हमारा स्टेक पर है, इसलिए इसको बचाइए। जेएनयू में हम अपने बच्चे को भेजेंगे, हमारा सम्मान है टीचर्स के प्रति, वैचारिक भिन्नता से असम्मान नहीं बढ़ता है। लेकिन मेरा एक ही चीज कहना है, जब 76 सीआरपीएफ के जवानों को मारा गया, वहां एक ही ग्रुप यदि उसको सेलिब्रेट करता है, मानवीय दृष्टिकोण से भी राक्षसों की भी हत्या होती है तो सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। वहां पर विद्यार्थी परिषद का भी प्रेसिडेंट बना है, एनएसयूआई का भी बना है, लेकिन कभी ये एक्सट्रीमिस्ट 50 वोट 60 वोट मिलता है। और आप भी विद्यार्थी रहे हैं, आप भी विद्यार्थी नेता रहे हैं, हर विश्वविद्यालय में अतिवादी लोग भी होते हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। इस पक्ष को दांतेवाड़े घटना में या महिषासुर की घटना में जैसे ही हुआ है, लोगों ने जाके प्रॉक्टर ऑफिस को हमारा भी अतिवादियों पर है, हमारा विश्वविद्यालय पर नहीं है। तो नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने, नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अभी पिछले साल, खत्म कर लें, अभी पिछले साल 700-800 लड़के लड़कियों ने कतार लगा के खून दिया देश के सैनिकों के लिए। लेकिन मैं आपसे प्रति प्रश्न करता हूं कि आरएसएस ब्लड बैंक चलाता है, आरएसएस वनवासियों के बीच काम कर, जब आप यही बात कह रहे हैं तो आप इसको बड़े पृष्ठभूमि में देखिए, कोई चर्चा होती है? नहीं, चर्चा होती है, देखिए नहीं करते, देखिए चर्चा होती है। आप आरएसएस की, आप अभी कलकत्ता में अरुणाचल अगर आप जाएंगे, आज अरुणाचल जाएंगे, नहीं आप कर रहे हैं आनंद कुमार जी, लेकिन जेएनयू में चर्चा नहीं होती है, जेएनयू नहीं करेंगे, वो आरएसएस को सांप्रदायिक फांसीवादी कहते रहेंगे। सवाल था कि प्रवृत्तियों पर अटैक कर रहे हैं, जेएनयू पर अटैक नहीं कर रहे हैं। आपने भी पिछले साल के चुनाव में, और कमल साहब ने भी, सबने ये कहा, एक कॉमन चीज क्या आ रही है हमारे बीच में, एक कॉमन चीज आ रही है। एक सेकंड सर प्लीज, एक सेकंड सर प्लीज, हमारे बीच में कॉमन चीज क्या आ रही है? हमारे बीच में कॉमन एक चीज आ रही है कि हम सबको मिलकर, जब हम सबको मिलकर की बात हो रही है तो क्या हम सबको मिलकर ये तय नहीं करना चाहिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हम भी, ये तो तय है भाई। सुन एक मिनट सुन लीजिए, मैं बात तो पूरी कर लूंगा। आप विश्वविद्यालय दिल्ली को जानते हैं, जेएनयू को जानिए। नहीं, इसका मतलब में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए, नहीं सर, मैं आपकी बात सुन लीजिए, मैं बात पूरी कर लूं सर। मैं वहां पर 25 साल नहीं, मैं ये कह रहा हूं, क्या लक्ष्मण रेखा नहीं तय करनी चाहिए? रेखा है, नहीं लक्ष्मण रेखा अगर है तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? भारत का संविधान है, संविधान में क्या लिखा है? संविधान है। अब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे हैं, कोई नहीं, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती आप दे रहे हैं। हाई कोर्ट का फैसला ये नहीं, हाई कोर्ट के फैसले, पैराग्राफ 44 में क्या लिखा है कि ये एक इन्फेक्शन है, इस इन्फेक्शन को रोकने की जरूरत है। आप उसको जानिए, भारत अभी भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से चर्चा नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं ईमानदारी के ठेकेदार बने हुए हैं। नहीं बिल्कुल तरीका बात चिल्लाइए, ईमानदारी से चर्चा नहीं करिए, चिल्लाइए मत, विरोध करिए आप, गलत बात कर रहे हैं, चिल्लाइए मत। ऐसे ही आपने हमारे लड़के को मारा था हाई कोर्ट के अंदर, चिल्लाइए मत, गुंडागर्दी की बात है। आप ईमानदारी का ठेका लिए हुए हैं, स्वरूप में आ रहे हैं, आप चुनाव जीत गए, यही असली चेहरा है वामपंथियों का, यही असली चेहरा है, यही असली चेहरा है, असली चेहरा यही है। क्या आप स्वीकार नहीं कर सकते? आप टॉलरेंट आपके अंदर नहीं है। टॉलरेंस है, ये टॉलरेंस है आपकी, ये टॉलरेंस है आपकी। करने वाले आप हाई कोर्ट को चला दे रहे हैं। नहीं वो हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट मानते होंगे हीरो, आप कश्मीर में सरकार चला रहे हैं। कश्मीर की तुलना आप जवाहरलाल नेहरू से कैसे कर रहे हैं अनंत कुमार जी? उसकी तुलना आप जेएनयू से कैसे कर रहे हैं? ये तो ये असामान्य तुलना कर रहे हैं। इस तरह के सवाल आपसे ईमानदारी के साथ